ठीक है, तो अब है लेक्चर 17, दैट इज़ सिंक्रोनस मोटर, सैलिएंट पोल रोटर का सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 16 में जनरेटर पढ़े थे और सारा हम लोग लीडिंग, लैगिंग और पावर एंगल डिराइव किए थे। अब सेम वही चीज़ मोटर में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोटर और जनरेटर में सारा कुछ सिमिलर होता है, बस करंट का डिफरेंस होता है। जनरेटर में करंट बाहर निकलता है जबकि मोटर में करंट अंदर जाता है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस जो होता है दैट इज़ यहाँ पे जो एक्साइटेशन है यही काउज करता है इस टर्मिनल वोल्टेज को बनने में और करंट को लोड में फ्लो करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो एक्साइटेशन जो यहाँ मोटर में होता है ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये देखो 3 फेज सप्लाई देने से ये करंट इंटर किया है, यहाँ क्रॉस बना। ठीक है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन जब होगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो कि डॉट पोलैरिटी का बनेगा। ठीक ना, और ये इधर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सप्लाई का करंट मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए ये डोमिनेट करेगा और करंट इंटर करेगा। इसीलिए ये वाला चीज़ जो है ये एज अ लॉस हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं जो कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और कुछ नहीं, जो पहले हम लोग सिलेंड्रिकल मोटर में पढ़े थे, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर में पढ़े थे, सेम सारा वो सब कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। इसमें भी नेगेटिव डेल्टा होगा। एक्साइटेशन का जनरेटर में ये होता है, मोटर में ये होगा, दैट इज़ वी माइनस आई ए आर ए, आई ए एक्स टी, सारा कुछ माइनस में। ठीक है, अब अगर इसके आगे अब क्या है, अब स्टार्ट करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर से। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ओवर एक्साइटेड मोटर। देखो मोटर और जनरेटर में अलग अलग होता है। मोटर जनरेटर जब लीडिंग करता था तो उसको अंडर एक्साइटेड बोलते थे, लेकिन मोटर में वो डिफरेंस हो जाता है। लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता था, एक्साइटेशन तुम्हारा घट जाता था अपोजिट टू जनरेटर। जैसे यहाँ पे देखो फील्ड से एक्साइटेशन घट गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेड। मतलब एक्साइटेशन बढ़ा के हमें लोड को देना होगा, मतलब एक्साइटेशन बढ़ा के हमें मोटर को ऑन करना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मॉडल है जिसमें आर ए कंसिडर किया गया है। ठीक है, ये एक्स टी और एक्स क्यू क्या है, तो ये बेसिकली रिएक्टेंस अलॉन्ग डायरेक्ट एक्सिस एंड रिएक्टेंस अलॉन्ग क्यू एक्सिस। ये तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया है तो स्लिप टेस्ट के द्वारा हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे डालना है, निकाल देना है। ठीक है, अब देखो एक्साइटेशन निकालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो सिंक्रोनस मोटर में सपोज़ तुमको एक लोड है जिसको तुमको रोटेट कराना है। ठीक है, मोटर का वही काम होता है। तो हम एक्साइटेशन कितना दें ताकि वो मोटर उस लोड को सक्सेसफुली रोटेट करा दे, ये तो हमें पता नहीं है। ऐसे ही तो नहीं, मतलब एक इंडस्ट्री में 3 फेज सप्लाई आ रहा है तो तुम कितना सप्लाई उसको रेगुलेट करके एक्साइटेशन और 3 फेज में दोगे मोटर, 3 फेज मोटर में, सो दैट उस लोड को रोटेट करा पाए। इसीलिए हमें एक्साइटेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा कम दे दिए तो लोड तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए एक्साइटेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्साइटेशन हम लोग इस इक्वेशन से पता करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस इक्वेशन में देखो आई डी और आई क्यू टर्म है। ये क्या है, रिएक्टेंस मतलब करंट अलॉन्ग डायरेक्ट एक्सिस एंड करंट अलॉन्ग क्वाड्रेचर एक्सिस। कौन सा करंट, तो आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट अलॉन्ग डायरेक्ट एक्सिस एंड आर्मेचर करंट अलॉन्ग क्वाड्रेचर एक्सिस। आई डी और आई क्यू हमें नहीं पता है तो इस इक्वेशन का तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम फेजर्स का सहारा लेते हैं और ज्योमेट्री के हेल्प से डिड्यूस करते हैं कि एक्साइटेशन तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो अब बात आया मोटर बनाने का। तो देखो मोटर कुछ ऐसा होता है, यहाँ से 3 फेज करंट दिए, तुम्हारा रोटर में डीसी करंट दिए हैं जो कि इंटरनल तुम्हारा क्या बोलते हैं स्लिप रिंग पे प्रोवाइड किया गया है, और मोटर तुम्हारा इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टेटर का पोल्स कैसे बना, तो जो करंट दिए उसके अकॉर्डिंग पोल्स बना है। ये रोटर का नॉर्थ पोल्स है, रोटर से बाहर निकलता है तो डी एक्सिस। देखो रोटर का जो नॉर्थ होता है ना उस पर हमेशा डी एक्सिस बनता है। ठीक है, और उससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल तुम्हारा क्यू एक्सिस बनता है। ठीक है, तो डी एक्सिस हमेशा रोटर का इस पोजीशन पे बनेगा और उससे 90 डिग्री लैगिंग क्यू एक्सिस बनेगा। ये ऑलवेज होता है, मतलब रोटर का नॉर्थ पे डी बनता है, उससे 90 डिग्री लैगिंग क्यू बनता है। ठीक है,
मोटरिंग एक्शन है, ठीक है। अब देखो फेजर बनाएंगे कैसे, तो देखो रोटर का पोजीशन क्या है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा, देखो रोटर का डायरेक्ट एक्सिस पे ही फील्ड फ्लक्स आएगा, ठीक है। और ईएमएफ कहाँ पे आता है, फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग, दैट इज़ क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक है। तो अब रोटर का पोजीशन तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम डायरेक्ट एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस कहाँ पे मार्क करोगे, ठीक ना। मतलब फील्ड फ्लक्स ईएफ कहाँ पे मार्क करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये तो ऑलवेज कंडीशन है कि नॉर्थ, रोटर का नॉर्थ पे डायरेक्ट एक्सिस बनेगा, तो हम आर्बिट्ररी एक तो सीधा लाइन खींच के बोल देते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सिस है, इससे 90 डिग्री लैगिंग क्वाड्रेचर एक्सिस होगा। अब ये डायरेक्ट एक्सिस हो गया तो फील्ड फ्लक्स इसी पे आएगा और एक्साइटेशन इसी पे आएगा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद अब हम करंट बनाते हैं। एक्साइटेशन आ गया, एक्साइटेशन के बाद सबसे पहला चीज़ क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जनरेटर का करंट लेते हैं और उसी के थ्रू स्टडी करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाला आइए मोटर, ये करंट है, ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स है और इससे रिजल्टेंट फ्लक्स, मतलब ये FAR हो गया, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, और इससे जो रिजल्टेंट फ्लक्स बना वो देखो एक्साइटेशन घट गया, इसीलिए बोलते हैं इसको ओवर एक्साइटेड, ठीक है, मोटर। अब आइए आ गया और EF से लीड करेगा टर्मिनल वोल्टेज V। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोटर में हमेशा टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है विथ रेस्पेक्ट टू EF। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो वोल्टेज हम लोग दिए हैं 3 फेज वोल्टेज, ये बड़ा होता है विथ कंपैरिजन थ्रू एक्साइटेशन, जो कि यहाँ पे दिए हैं, ठीक नहीं। क्यों, क्योंकि ये DC होता है, छोटा वैल्यू होता है, इसका काम बस नॉर्थ साउथ बनाना होता है, जबकि एक्चुअल एक्टिव पावर यहाँ से फ्लो करता है, ठीक ना। तो ये बड़ा होता है, इसीलिए वोल्टेज हमेशा ऊपर रहता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्साइटेशन, ठीक है। एक्साइटेशन से डेल्टा डिग्री ऊपर तुम्हारा वोल्टेज रहेगा, इसी को लोड एंगल बोलते हैं। अब जब वोल्टेज बन गया तो तुमको क्या करना है, IaRa, दैट इज़ ये। तो देखो IaRa क्या है, Ia तुम्हारा ये है और रेजिस्टेंस भी Ia के ही फेज में होता है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर IaRa बनाना है तो IaRa क्या होगा, ऊपर बनेगा, लेकिन चूंकि माइनस साइन है तो माइनस के कारण ये IaRa नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये करंट को सर ने रेफरेंस लिया है, अब ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव है और माइनस Ia कैसे होगा, नीचे ऐसे, ठीक ना। तो ये माइनस IaRa हो गया। अब इसके बाद क्या बनाना है, IDXT। तो ID करंट कौन सा है, ये करंट, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका समझो, J माइनस JIDXT कैसे बनाओगे। तो देखो J क्या होता है, तो देखो कोई भी क्वाड्रेंट में तुम चले जाओ, समझे। देखो सर्कल जो होता है, सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, समझे। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ से एंगल कैलकुलेट, मतलब इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी। लेकिन ये सर्कल है, सर्कल में ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तुम कहीं भी चले जाओ और उससे रियल मान लो तो उससे 90 डिग्री आगे तुम्हें J मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो तो ये एक्सिस का के रिस्पेक्ट में तुमको J कहाँ मिलेगा, तो J 90 डिग्री लीडिंग मिलेगा। लीडिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो ये तुम्हारा J हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो ID है, ये वाला एक्सिस ID है, तो इससे 90 डिग्री ऊपर क्या मिलेगा, 90 डिग्री लीडिंग तुमको क्या मिलेगा, J एक्सिस। तो ये देखो 90 हम बढ़े एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा J मिल गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, JID, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, माइनस J, ठीक है। तो इसका 180 चल जाओगे तो माइनस J मिल जाएगा, माइनस JID, ठीक है। तो कहने का मतलब माइनस JID का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, मतलब मुंह इधर होगा और इधर की ओर चलेगा, ठीक है। तो माइनस JIDXT, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो माइनस J लगा हुआ है यही तुम्हारा कैपेसिटेंस को दिखा रहा है, ठीक ना। तो अब माइनस J जब तुम लगा दोगे ना तो तुमको अलग से वोल्टेज को लैगिंग नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस J वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। और लैगिंग या लीडिंग अगर तुम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करोगे जैसा कि पिछला लेक्चर में किए थे तो उससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान लो इसमें अगर IDXT तुम्हारा प्लस में आ जाएगा, मान लो ये प्लस में आ जाएगा, तब वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि ID को देखो कि क्या है, प्लस J है कि माइनस J है। माइनस J है तो ID के अकॉर्डिंग करो, जैसे ये ID है तो इससे
प्लस जे तुम्हारा 90 डिग्री लीडिंग पे मिलेगा, दैट इज़ ये, और इससे माइनस इधर चला गया, ठीक है। तो ये माइनस जे आई डी आर डी हो गया, एक्स डी हो गया। अब माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू करना है। तो देखो आई क्यू ये वाला करंट है, तो ये वाला करंट से 90 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमें जे आई क्यू मिलेगा, और उससे 180 डिग्री नीचे आ जाओ तो माइनस जे आई क्यू। कहने का मतलब ये वाला नीचे होगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा बन गया फेजर, ठीक है, ठीक ना। ये बस ध्यान देना, यही सबसे इम्पोर्टेंट ईजी स्टेप है कि इस चीज़ को पकड़ना है, ठीक है। माइनस जे आई डी को पकड़ो, उसके बाद कर दो। बस तुमको माइनस जे आई डी का डायरेक्शन पता करना है और उसके बाद ये लिख देना है, ठीक है। वोल्टेज अपने आप इसमें लैगिंग आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा कैपेसिटर है, दैट इज़ लीडिंग पावर फैक्टर में कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस में वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री का लैग करता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली वोल्टेज ही बता रहा है, ठीक ना। लेकिन हम लोग पकड़ेंगे क्या, तो माइनस जे आई डी को पकड़ के प्लॉट कर दो, ठीक है। आई डी तुम्हारा ये है, इसके रेफरेंस में माइनस जे आई डी बना देना है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है जनरेटर का करंट को ही रेफरेंस मान लिया है, ठीक ना। और ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसीलिए किए हैं क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन में V तुम्हारा इस साइड होता है, एक्साइटेशन इस साइड होता है। तो तुम यहाँ एक चीज़ देखो, सारा करंट तुम्हारा माइनस आई है। माइनस आई ए मतलब क्या हुआ, ये कौन सा करंट है, ये स्टेटर करंट है मोटर का, ठीक ना। स्टेटर करंट मोटर का हम कैसे लिखें, प्लस आई ए। तो प्लस आई ए का माइनस आई ए किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। इसका कहने का मतलब इस इक्वेशन में जो आई ए करंट है वो बेसिकली इस करंट को दर्शा रहा है, ठीक ना। इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक ना। इस इक्वेशन को हमने मैनिपुलेट करके लिखा है, दैट इज़ वी इस साइड आएगा, ई एफ इस साइड आएगा, तो सारा वैल्यू प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, बेसिकली समझने वाली बात है। ये जो आई ए करंट है ये मोटर का करंट है, ठीक ना। मोटर का करंट पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो निगेटिव किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये तो समझने के लिए छोटा डायग्राम बनाया था, इसका बड़ा डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है, तो सेम वही क्यू एक्सिस लोकेटर करना है। क्यू एक्सिस लोकेटर के लिए हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि करंट को लाइन एक्सटेंड कर दो और इससे 90 डिग्री तुमको एक लाइन बनाना है, ठीक है। ध्यान में ये रखना कि ये यहाँ पे टच हो ताकि ये एक रेक्टेंगल बन सके, ट्रायंगल बन सके, ठीक है। तो इसको टच करते हुए एक लाइन बना दो, वो ई एफ के पहले कहीं टच करेगा, ठीक है, इतना। अब जो ये वाला एंगल होता है ये साई बन जाता है, तो इस साई का एक बार कॉस लो, एक बार साइन लो, तुम्हें ये साइड मिल जाएगा। देखो कॉस और साइन करके हम लोग निकाल दिए हैं, ये साइड मिल जाएगा और ये साइड मिल जाएगा, ठीक है। ये साइड मिल जाएगा तो तुम ये साइड कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे ई एफ आ गया, ई एफ में अगर इतना जोड़ दोगे तो तुमको ओरिजिनल एक्साइटेशन मिल जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है, इसी को क्यू एक्सिस लोकेटर बोलते हैं, ठीक है। इससे हमारा ओरिजिनल एक्साइटेशन का मैग्नीट्यूड मिल गया और इस एक्साइटेशन का एंगल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ऑल्टरनेट मेथड। इसमें क्या है कि अगर तुम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो तो तुम इसको देख लो, ठीक है। इसमें क्या है कि तुमको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो इसमें है क्या, तो बेसिकली डायग्राम वही है, बस इसमें क्या था कि यहाँ जो रेड वाला पार्ट है ना, ये इसमें नहीं है, इसमें अलग तरह से ज्योमेट्री का सहारा लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जी, दैट इज़ ए जी एच, इसका अगर फाई में कॉस लगाओगे तो तुमको ये साइड मिल जाएगा, दैट इज़ वी कॉस फाई, क्योंकि ये वाला साइड क्या है, ये वी है, सॉरी वी तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वी है, ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये वाला लाइन वी है, तो ये तुमको साइड मिल जाएगा पूरा वी कॉस फाई, ठीक है। और ये क्या था, आई ए आर ए, तो इसी से पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दोगे तो वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए करोगे तो तुमको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज़ ए बी, ठीक है। ये हो गया, ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरा हो, अब दूसरे में क्या करना है कि तुमको बड़ा ट्रायंगल देखना है, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल कौन सा, तो ये वाला ए एच और ई एफ डैश, ठीक है। याद रखना इसमें ई एफ डैश तुम ई एफ के आगे आओगे, ठीक ना, तो इसमें माइनस करना होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या था, ई एफ के पहले आए थे, ठीक ना। इसका ई एफ डैश ओरिजिनल ई एम एफ के आगे आएगा, ठीक ना। तो ये देखो बड़ा ट्रायंगल ए एच
और EF डैश। तो इसमें देखो अगर तुम साइन फाई करते हो, साइन फाई करोगे तो तुमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा GH, G और H, दैट इज़ V साइन फाई। और इस डिस्टेंस में अगर तुम ये डिस्टेंस ऐड कर दोगे -j/IQ/XQ, -j हटा दो, -j तो रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैग्नीट्यूड हमें ऐड करना है, तो IAXQ अगर ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक का मिल गया, यहाँ तक पहुँचना बाकी है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बेसिकली IDXQ होगा। कैसे हो गया तो तुम करके देख लेना। बेसिकली देखो IDXQ कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला छोटा सा डिस्टेंस था ना, तो ये वाला डिस्टेंस, अरे हो जाएगा, ये IDXQ हो गया। ठीक है, तो वही है, ये वाला तुम्हारा ये हो गया और ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो, फिर tan, और फिर ये भी Q एक्सिस, मतलब इसमें भी याद ही करना होगा। तो सिंपल वे यही है, ये थोड़ा इजी है, जबकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लीडिंग पावर फैक्टर में ही आरे को नेग्लेक्ट करते हुए। मतलब ये भी तुम्हारा लीडिंग पावर फैक्टर था, दैट इज़ ओवर एक्साइटेड, और अभी भी हम ओवर एक्साइटेड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन को, आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे बनेगा, देखो करंट वगैरह सब सेम रहेगा, वोल्टेज इधर आएगा -j/IDXT, इसका भी डायरेक्शन सेम, IJXQ ये भी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है जैसे था उसमें। ठीक है, और यहाँ भी Q एक्सिस लोकेटर सेम ही चीज़ है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। इवन तुम्हारा ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो इसका भी अल्टरनेट में सेम डिट्टो सेम वही ग्राफ बनेगा, और ये सब वैल्यू आ गया। अब उसके बाद आता है पावर एंगल इक्वेशन। तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट विद द एंगल डिफरेंस। ठीक है, तो इसी को करोगे तो तुम्हें वन फेज पावर मिल जाएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये वन फेज पावर है, इसमें अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 3 फेज मिलेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात Q एक्सिस लोकेटर का, दैट इज़ ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक ना, तो इसमें कोई भी एंगल वैल्यू नहीं डालना। जैसे ये क्या है, एक्साइटेशन, ये करंट, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर 0.8, तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड लिखना है 36.8 डिग्री, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हुए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है। ठीक है, एंगल इसमें नहीं डालना है। और ये वाला तुम्हारा क्या, ये एंगल है, यहाँ पे एंगल डाल सकते हो, मतलब डालना है ही है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लैगिंग पावर फैक्टर मोटर। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर को अंडर एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्यों अंडर एक्साइटेड, क्योंकि देखो लैगिंग पावर फैक्टर में रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाता है, इसीलिए हमें फ्लक्स एक्साइटेशन घटा के लोड कनेक्ट करना पड़ता है। घटा रहे हैं मतलब अंडर एक्साइटेड। ठीक है, तो इसमें पहला केस आरे को कंसिडर कर लिए हैं, तो ये तुम्हारा इक्वेशन मिला। यहाँ पे देखो ये जो IA करंट है, ये मोटर करंट है, दैट इज़ निगेटिव। कहने का मतलब जो भी करंट आएगा, ये मोटर का करंट है, इसका निगेटिव लेके हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो निगेटिव करंट ये हो गया, और निगेटिव किसके बराबर होगा, जनरेटर का करंट। ठीक है, और ये क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, तो देखो वोल्टेज EF से ऊपर होगा। ठीक ना, वोल्टेज हमेशा EF से ऊपर होता है मोटर के केस में, और चूंकि लैगिंग है तो करंट इससे नीचे है। ठीक है, करंट यहाँ पे है, ये तुम्हारा एक्चुअल करंट है। ठीक है, अब इसके बाद ड्रॉ करना है, तो ये वोल्टेज हो गया -IaRa, दैट इज़ ये ओरिजिनल करंट है, तो इससे माइनस क्या हो गया ये, तो इसीलिए -IaRa किए हैं। उसके बाद -j/IDXD, तो ID कौन सा करंट है, तो देखो ये IA है, तो ये ID हो गया। अब ये अगर ये ID है, ये अगर ID है, तो इससे 90 डिग्री लीडिंग क्या होगा, JID। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ID कौन सा करंट है, तो देखो ये वाला ID करंट है, दैट इज़ निगेटिव ऑफ D एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो ID के डायरेक्शन में पेंसिल रखती है, ये मुँह है, कहने का मतलब ID इस डायरेक्शन में है। अब ID इस डायरेक्शन में है, तो हमें JID कहाँ से मिलेगा, JID 90 डिग्री लीडिंग। 90 डिग्री लीडिंग कहने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस मुंह को रखते हुए तुम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलोगे
तो एंटी क्लॉकवाइज लो 90 डिग्री चलती है, ठीक है। अब इधर मुँह आ गया, इसको क्या बोलेंगे, प्लस जे आई डी, ठीक है। अब ये प्लस जे है तो इसका 180 डिग्री ठीक पीछे माइनस जे आई डी होगा, तो ठीक इसको 180 डिग्री घुमा दिए तो ये माइनस जे आई डी बन गया, ठीक है। अब माइनस जे आई डी बन गया तो यही डायरेक्शन हो गया माइनस जे आई डी का, ठीक है। तो वही देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में एरो है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस जे आई डी। साथ ही साथ आई क्यू क्या है, आई क्यू तुम्हारा ये है, कहने का मतलब इस डायरेक्शन, इधर से प्लस जे ये हो गया, अब माइनस जे किधर हो गया, नीचे, मुंह नीचे आ गया, तो यहाँ से माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू, ठीक है। अब इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो सेम वही, करंट को एक्सटेंड करो 90 डिग्री लो, करंट को एक्सटेंड करके ये तुम्हारा 90 डिग्री, और ये तुम्हारा इस लाइन दैट इज़ क्वाड्रेचर एक्सिस को टच करते हुए वी से मिला दो, दैट इज़ आई ए आर है, क्योंकि आई ए तो हमें आर्मेचर करंट है, ये तो हमें पता है, तो इसके बाद ही तो हमें ये करना था, ज्योमेट्री का यूज़ करना था, तो इसको हम यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। जब आर ए नेगलेक्ट होगा तो हम वी में मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे वो समझो, क्योंकि आर्मेचर करंट हमें पता है, इसके आगे का हिस्सा हमें नहीं पता है, तो इसके आगे वाला ज्योमेट्री हमें सॉल्व मतलब उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सटा दिए। अब सेम ये साई बन गया, अब इस साई का एक बार कॉस लो, साइन लो, ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉस साई ये दोनों वैल्यू मिल गया, क्यू एक्सिस लोकेटर सेम वही चीज़ है। ये देखो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं डालना है, ठीक है, या कोई भी जे टर्म यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। अब ये देखो ये जो चीज़ है ना एंगल वाला, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई प्लस माइनस साइन डाल दिया, ऐसा नहीं, जो फिगर में बनेगा उसी के अकॉर्डिंग। फिगर में क्या बन रहा है, फिगर में फाई इज इक्वल टू साई प्लस डेल्टा है, तो इसको चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि साई इज इक्वल टू कुछ बना देंगे, या फिर ये जो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड का साइन है ना, इसको कंसिडर नहीं करना है, ये सर ने दे दिया है, लेकिन अगर इसको कंसिडर करके निगेटिव कोई एंगल आ जाता है तो मतलब सर्किट डायग्राम तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे फाई सबसे बड़ा है, ठीक है, तो फाई का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों से बड़ा होना चाहिए, तभी इस फिगर्स को सेटिस्फाई करेगा। अब आता है आर ए को इग्नोर करके, आर ए को इग्नोर करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो करंट है एक्सटेंड किए इसको तो डायरेक्ट वोल्टेज में सटाना है, और उसके बाद सेम वही चीज़ क्यू एक्सिस लोकेटर, उसके बाद पावर है, एंगल इक्वेशन, ये सब जो है ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो ये वाला जो पावर आया ये सेम आया जो कि लीडिंग पावर फैक्टर में था, ठीक है। ये सिंगल फेज है, 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना है।